भारत को उच्चावच की दृष्टि से 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से उत्तर का बृहद मैदान एक है। उत्तर के बृहद मैदान को पुनः नदियों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सतलज का प्लेन, जिसे पंजाब प्लेन भी कहा जाता है। दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है असम का मैदान। हम लोग सतलज प्लेन और गंगा प्लेन सीखने के बाद आ जाइए देखते हैं असम का प्लेन या ब्रह्मपुत्र का प्लेन। असम स्टेट में स्थित होने के कारण इसे असम का मैदान कहते हैं, लेकिन यह निक्षेप ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है, जिसका मानचित्र आपके समक्ष है। आइए हम देखते हैं इसकी पहले लोकेशन में सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन खगोलीय स्थिति पर नज़र डालते हैं। खगोलीय दृष्टि से इसका अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 44 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरीय दृष्टि से इसका विस्तार 89 डिग्री 89 डिग्री 41 मिनट पूरब से 96 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर पर फैला हुआ है। यदि इसके क्षेत्र पर निगाह डालें तो यह 56,274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत मैदान है, जिसकी लंबाई पूरब से पश्चिम 720 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस तरह से यह एक पश्चिम से पूर्व फैले लंबे आकार का मैदान निक्षेप जनित है, जिसका अधिकांश भाग असम राज्य में है और इसका भौगोलिक विस्तार यदि देखा जाए तो इसके पश्चिम में पश्चिम बंगाल राज्य है और पश्चिम बंगाल राज्य का कूच बिहार जिला इस प्लेन की सीमा बनाता है, अर्थात कूच बिहार जिले की पूर्वी सीमा और धुबरी तथा कोकराझार जिलों की पश्चिमी सीमा ही निचले गंगा मैदान या पश्चिम बंगाल के मैदान और असम प्लेन की सीमा निर्धारित करती है। और यह सीमा यदि समोच्च रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग समुद्र तल से 30 मीटर ऊंची है। भौगोलिक दृष्टि से इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में अपना पड़ोसी राज्य भूटान है, जो पूर्णतः हिमालय की गोद में है और भूटान की दक्षिणी सीमा के सहारे शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक का फुटहिल है, पदस्थली है और यह 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा अलग किया जाता है, जिसके दक्षिण में असम या ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, उत्तर में शिवालिक और भूटान की अन्य श्रेणियां हैं। उत्तरी भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जो पर्वतीय है और यहाँ भी 150 मीटर की समोच्च रेखा अलग करती है इस असम या ब्रह्मपुत्र प्लेन को इस अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से। और इस 150 मीटर की समोच्च रेखा के सहारे ही शिवालिक का दक्षिणी फुटहिल या पर्वत पदस्थली है। आगे जाने पर यह उत्तर की तरफ सीमा मुड़कर और पुनः नामचा बरवा श्रेणी के पास से दक्षिण मुड़ती है, लेकिन नामचा बरवा ग्रेटर हिमालय पर है, जहाँ से हिमालय की तीनों श्रेणियाँ ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक दक्षिण मुड़ती हैं। हम चर्चा कर रहे हैं असम प्लेन की, इसलिए असम प्लेन 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा ही अलग होता है और इसके उत्तरी पूर्वी भाग में मिसमी की पहाड़ियाँ हैं, फिर खमतिस की पहाड़ियाँ हैं, फिर पटकोई की पहाड़ियाँ हैं और उसके बाद लुसाई पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ और चघार हिल या चघार की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से
आप मानचित्र में अच्छी तरह से देख लीजिएगा इन पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम या उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम क्रम, क्योंकि यह वस्तुतः शिवालिक की ही पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि शिवालिक पर्वत हिमालय के दक्षिणी भाग में भी है और हिमालय तंत्र के नामचा बरुआ के पास से दक्षिण मुड़ने के फलस्वरूप शिवालिक का ही क्रम उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है, जहाँ पर 150 मीटर की समोच्च रेखा अलग करती है पूर्वांचल हिमालय को इस असम या ब्रह्मपुत्र प्लेन से। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहाड़ियों का एक क्रम है जहाँ पर 150 मीटर की समोच्च रेखा सीमांकित करती है इस पूर्वांचल पर्वत को इस असम या ब्रह्मपुत्र प्लेन से। और दक्षिण में आने पर इसमें कुछ और पहाड़ियाँ हैं, मिकिर की पहाड़ी, रेंगमा की पहाड़ी, माजुली आइलैंड, जिनकी दिशा आप देख रहे होंगे उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है। इनकी चर्चा हम लोग अलग से करते हैं। पहले तो हम खगोलीय स्थिति सीखने के बाद इसकी भौगोलिक स्थिति सीख रहे हैं, जिसमें इसके पड़ोसी क्षेत्रों और सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पुनः दक्षिणी भाग में, विशेष रूप से दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह मेघालय का पठार है और मेघालय के पठार का भी उत्तरी कगार समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा है और यही 150 मीटर ऊंची समोच्च रेखा अलग करती है ब्रह्मपुत्र या असम प्लेन को इस मेघालय के पठार से। और मेघालय के पठार का उत्तरी कगार खड़ा है। क्योंकि वह फॉल्टेड या भ्रंशित पर्वत है, वह मोड़दार पर्वत नहीं है और उसमें गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। हम लोग जियोफिजिक्स या भूभौतिकी में या भौगर्भिक निर्माण में देखे थे कि छोटा नागपुर पठार का ही पूरब की तरफ बढ़ा हुआ भाग मेघालय का पठार है। दोनों में संरचनात्मक समरूपता है और गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों का उत्तरी कगार ही सीमा बनाता है 150 मीटर समोच्च रेखा के सहारे इस ब्रह्मपुत्र प्लेन का। आइए हम लोग इसके पश्चिमी भाग में देखते हैं। यहाँ पर असम राज्य का एक जिला है धुबरी और है गोयलपाड़ा और है कोकराझार, जो इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। धुबरी, गोयलपाड़ा, कोकराझार, बारपेटा, ये कई ज़िले हैं जिनको मिलाकर यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे बोडोलैंड कहा जाता है। बोडोलैंड बोडो जनजाति के आधार पर सीमांकित है और बोडोलैंड की अपनी एक अलग समस्या है, अपनी एक अलग मांग है और यह इस एक अलग राज्य या प्रदेश की मांग भी कर रहे हैं। और इसके एकदम पश्चिमी भाग में, धुबरी के ठीक पश्चिम में बांग्लादेश राज्य की राजनैतिक सीमा लगी है, जो कि प्राकृतिक सीमा भी है, क्योंकि बांग्लादेश और इस मेघालय पठार के बीच में एक खड़ा कगार है। जैसे उत्तर में दाउकी भ्रंश है, ऐसे पश्चिम में भी एक खड़ा कगार है, भ्रंश है, भ्रंशोत्तर पर्वत है। और इस मेघालय पठार के पूर्वी भाग के सहारे भी भ्रंश है, कोपिली भ्रंश, और उसके सहारे कोपिली, धनसिरी, ये सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये रहा इस असम प्लेन की भौगोलिक सीमा। अब आइए हम देखते हैं इसकी रिलीफ, इसका उच्चावच, जिसमें डिपोजिशनल फ्लैट वैली, यह समूचा क्षेत्र एक चौरस घाटी है, निक्षेप जनित है और वह निक्षेप विशेष रूप से दिहांग, दिबांग और लोहित नदियों के द्वारा निक्षिप्त मैदान है, जो प्रारंभ होता है सादिया स्थान से और पश्चिम में धुबरी तक फैला हुआ है। और धुबरी के पश्चात
यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम पड़ जाता है जमुना। पुनः गंगा से मिलने के पश्चात इसका नाम मेघना, जो बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से यह एक निक्षेप जनित मैदान है, जिसका अवसाद हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा और इस मेघालय के पठार से उत्तर बहने वाले जल द्वारा लाया गया है। 130 मीटर हाई इन द ईस्ट एंड 30 मीटर हाई इन द वेस्ट। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई पूरब में 130 मीटर है, जो कि सादिया के पास है। वैसे इसका विस्तार और पूरब में 150 मीटर की ऊंचाई तक है। जैसा कि हम लोग विश्व में मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर मानते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भाग में यहाँ फूटहिल है, पर्वतीय क्षेत्र है। मैदान का सही प्रारंभ, सही लक्षण पूरब में 130 मीटर की समोच्च रेखा से शुरू होता है और पश्चिम में यह 30 मीटर ऊंचा मैदान है, अर्थात पूरब से पश्चिम आने पर 100 मीटर का ढाल है। ध्यान रहे कि पश्चिम में असम प्लेन की सीमा 30 मीटर समोच्च रेखा है और इसी के साथ आपको स्मरण होगा कि लोअर गंगा प्लेन, निचले गंगा मैदान की पश्चिमी सीमा और मिडिल गंगा प्लेन, मध्य गंगा मैदान की पूर्वी सीमा भी लगभग 30 मीटर ऊंची है, जहां पर पूर्णिया जिला की सीमा लगती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला और पश्चिम में पूर्णिया जिला दोनों 30 मीटर की समोच्च रेखा के नीचे हैं, अर्थात यह भाग एक निम्न क्षेत्र है, जिसका कारण यदि ढूंढा जाए तो यह विवर्तनिकी ही है, क्योंकि यह हम लोग डिस्कस किए थे कि निमज्जित हो रहा है, अधोगमित हो रहा है या इसकी डाउन वार्पिंग हो रही है। अब हम देखते हैं कि पूरब से पश्चिम ऊंचाई में 100 मीटर के लगभग अंतराल है, इसलिए यदि ढाल का कैलकुलेशन किया जाए तो इसका ढाल 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है, जो कि अधिक है। विशेष रूप से लोअर गंगा प्लेन की तुलना में इस ढाल के अधिक होने का कारण है कि असम प्लेन का पूर्वोत्तर भाग पूर्णतः पर्वत द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग में भी, इसके पूर्वी भाग में भी और इसके दक्षिणी भाग में भी। इस तरह से यहाँ पर ऊंचाई 150 मीटर है और ढाल अधिक है। अब आइए हम लोग इसके चारों तरफ के सीमांकन के पश्चात देखते हैं इसके विभिन्न स्थल रूपों को या विभिन्न विभागों को। लेकिन उसके पहले हमको इस क्षेत्र के प्रवाह के बारे में सीखना होगा। यहाँ की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है। आपको स्मरण होगा कि चाइना से एक नदी सांपो आती है और सांपो नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, नामचा बरुआ के पास, विशेष रूप से कोरबा गार्ज जो ग्रेटर हिमालय में स्थित है, कोरबा गार्ज के सहारे जब सांपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उस नदी का नाम हो जाता है रिवर दिहांग। लेकिन इसमें एक और सहायक नदी अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जिसका नाम है दिबांग। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दिबांग नदी भी है और दिबांग वैली जिला भी है। अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से नदियों के नाम पर ही जिलों का भी नामकरण किया गया है। और पूरब से लोहित नदी भी आकर और यहाँ सादिया के पास आपस में मिलती हैं। सादिया शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि दूल्हा और दुल्हन की शादी अर्थात मिलन। यह स्थान विभिन्न नदियों के मिलन का है, न कि दूल्हा और दुल्हन का। और
मिलन के पास ही कोहबर होता है, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन मिलते हैं और जिसकी चर्चा हम लोग मानसून के अध्ययन के समय किए थे कि जब बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा इस असम राज्य और विशेष रूप से मेघालय के पूर्वी बरैल श्रेणी से होती हुई सूरमा घाटी से प्रवेश कर यहाँ पहुँचती है सादिया के पास, तो वहाँ उसको न उत्तर जाने का रास्ता और न पूरब जाने का रास्ता, इसलिए वहाँ पर वह घनघोर वर्षा करती है। यही कारण है कि असम राज्य में विशेष रूप से स्थलाकृति बनावट के कारण मानसून अवरुद्ध होकर वर्षा करने पर मजबूर हो जाता है। सादिया के पश्चात इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, अर्थात नदी ने अपना नाम कितनी बार बदला। चाइना में सांपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सादिया के पास से असम राज्य में इसका नाम ब्रह्मपुत्र, और यह ब्रह्मपुत्र नाम धुबरी स्थान तक रहता है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वैसे ही इसका नाम जमुना, और बांग्लादेश में मेघालय से मिलने के बाद इसका नाम मेघना। इस तरह से कुछ नदियों का स्थानीय नाम परिवर्तित होता है, जिसमें से ब्रह्मपुत्र एक है। और यह नदी आगे चलती है पश्चिम की तरफ। इसमें विभिन्न सहायक नदियाँ इस अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, लेकिन दक्षिण में भी कुछ रेनफेड वर्षापूरित नदियाँ हैं। जैसे एक नदी है दिसांग, एक नदी है धनसिरी। इस तरह से विभिन्न छोटी छोटी नदियाँ इस ब्रह्मपुत्र में अपना जल मिलाती हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी लगातार निचली घाटी में पर्याप्त जल प्राप्त कर लेती है। परिणाम स्वरूप इसमें बाढ़ें भी आती हैं, और यह मियांडर से होकर बहती है विसर्प से। इसके घाटी में अत्यधिक निक्षेप होता है, और निक्षेप के कारण इसकी चौड़ी घाटी में कई वितरिकाएँ बन जाती हैं। इसलिए यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न या प्रवाह प्रतिरूप ब्रेडेड या गुंभित प्रकार का है। इसमें भूटान से एक नदी आती है मानस, और भूटान की तलहटी में ही मानस पारस्परिक रिजर्व स्थापित है। और इसी तरह से एक नदी भूटान से असम में आती है चूखा। चूखा पर एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाया गया है जो भारत और भूटान के सहयोग से निर्मित है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी इस मेघालय पठार की तरफ मुड़ गई है, अर्थात यहाँ पर जो ट्रेंच है उसकी गहराई दक्षिण में मेघालय कगार के सहारे अधिक है। इसलिए यह नदी इस मेघालय पठार के ठीक उत्तरी किनारे या कगार से होती हुई धुबरी में आके और अचानक उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि इसके सामने आने वाला मेघालय के पठार का अवरोध समाप्त हो जाता है। इस तरह से यह रहा इसका ड्रेनेज, और ड्रेनेज या प्रवाह को ही श्रेय जाता है इस मैदान के निक्षेप जनित और उपजाऊ होने का। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी रिलीफ में कुछ छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स हैं जिनका जियोलॉजिकल महत्व है और ज्योग्राफिकल महत्व भी है। जैसे डिमार्केटेड ऑन ऑल साइड्स बाय 150 मीटर कंटूर। जैसे इस मैदान का चारों तरफ से सीमांकन 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा होता है। केवल पश्चिम में 30 मीटर की समोच्च रेखा है, और वह है पश्चिम बंगाल राज्य और असम राज्य की राजनैतिक सीमा। दूसरी सूचना है डेप्थ ऑफ सेडिमेंट 1500 मीटर, अर्थात इसमें अवसाद की गहराई 1500 मीटर है। हम लोगों ने मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में अवसाद की गहराई 6000 मीटर 8000 मीटर तक देखा था, लेकिन हम
असम प्लेन में अवसाद की गहराई केवल 1500 मीटर पाते हैं, क्योंकि असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान एक रैंप घाटी में स्थित है, जहां पर हिमालय की श्रेणियां उत्तर पूरब से नामचा बरुआ के पास से अचानक दक्षिण मुड़ गई हैं। जैसे 3 गन्ने को एक साथ रखकर और तीनों को आप यदि एक साथ मोड़ें, टूटे न, तो मोड़ने पर तीनों का क्रम वही बना रहेगा। अर्थात ग्रेटर हिमालय पूरब में भी है, पूर्वांचल हिमालय में, मिडिल भी पूर्वांचल में है और शिवालिक भी पूर्वांचल में है। इस तरह से इस रैंप वैली में डिपोजिशन कम है, क्योंकि इसका ढाल भी पूरब से पश्चिम अधिक है। अगली इंफॉर्मेशन है मिकिर, रेंगमा एंड नॉर्थ चघार हिल्स कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइटिक निसिक प्रोजेक्शंस व्हेयर वैली विड्थ इज 55 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक मिकिर पहाड़ी है और एक रेंगमा पहाड़ी है और इस तरह से नॉर्थ चघार की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर आप माजुली आइलैंड भी देख रहे हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन पहाड़ियों की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम क्यों है? क्यों इनकी दिशा इसी ब्रह्मपुत्र नदी के पैरेलल है, जिसका उत्तर आपको भौगोलिक दृष्टि से देना पड़ेगा, जिसमें मेघालय के पठार की पुरानी ग्रेनाइटिक और निसिक चट्टानों का ही यह पूरब की तरफ बढ़ा हुआ भाग है, ऐसा आपको स्पष्ट करना होगा। और दोनों की चट्टानें एक हैं। हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक अभिन्न अंग है और इसी तरह से भौगोलिक और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, जो मालदा गैप के फलस्वरूप अलग हो गया है। और मेघालय पठार के उत्तरी किनारे के सहारे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की दिशा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है, इसीलिए मिकिर, रेंगमा पहाड़ियों की दिशा भी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या मिकिर रेंगमा पहाड़ियाँ हिमालय की चट्टानों से बनी हैं या पठार के? तो आप निश्चित रूप से उत्तर देंगे यह ग्रेनाइटिक निसिक चट्टानें हैं, जो मेघालय पठार या भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब पहाड़ियाँ अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं और यह मोनाडनाक के रूप में आज हैं। जैसे हम आगे देखते हैं कि आइसोलेटेड हिलॉक्स एंड मोनाडनाक्स इन अपर वैली। ब्रह्मपुत्र नदी की ऊपरी घाटी, निचली घाटी की बात नहीं हो रही है, इस ऊपरी घाटी में आइसोलेटेड हिलॉक्स हैं, एकाकी पहाड़ियां हैं जो कि मोनाडनाक का रूप ले चुकी हैं। एकाकी पहाड़ियां का मतलब यह लगभग, वैसे तो इनका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, लेकिन इनमें आकार में कुछ गोलापन आ गया है, क्योंकि यह अपक्षयित और अपर्दित हो गई हैं। इनके गोले होने के पीछे यहाँ दक्षिणी भाग से निकलने वाली कोपिली, धनसिरी और अन्य छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिन्होंने इनको गोला रूप दिया है, इसीलिए ये मोनाडनाक के रूप में आज हैं। और मोनाडनाक डेविस की साइकिल में गोले गोले अपर्दन जनित स्थल रूप होते हैं। और भारतवर्ष में वैसे तो मोनाडनाक सबसे पुराने अरावली पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर, कामदगिरी और पूर्वी घाट पर्वत पर भी हैं, लेकिन यदि पूर्वोत्तर भारत में मोनाडनाक का उदाहरण पूछा जाए तो मिकिर, रेंगमा इत्यादि पहाड़ियां हैं और वहां का प्रवाह प्रतिरूप एक बार पूछा गया था, वह होगा सेंट्रीफ्यूगल केंद्रापसारी। अगली सूचना है कि शिवसागर और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में वैली नदी
इरोजनल है और उसमें विशेष रूप से यह अपरदित हुई है। विशेष रूप से यहाँ की मिगिर और रेंगमा पहाड़ियाँ अपरदित हैं। यहाँ की घाटी इरोजनल है, अर्थात ब्रह्मपुत्र घाटी या इस असम या ब्रह्मपुत्र प्लेन का ऊपरी भाग इरोजनल है और इसका निचला भाग डिपोजिशनल है। और मिकिर रेंगमा इरोजनल प्रक्रम द्वारा, अपरदनात्मक प्रक्रम द्वारा ही यह मोनाडनाक के रूप में आज परिणत हैं। और अगली सूचना है, ब्रह्मपुत्र में ब्रेडेड चैनल पैटर्न है, गुम्फित प्रवाह प्रतिरूप, जो भारतवर्ष में अनोखा है, अर्थात यहाँ की चौड़ी घाटी में बीच बीच में कहीं कहीं पर पुरानी ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। वहाँ आने के बाद नदी कई वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो पुनः निचली घाटी में आके आपस में मिल जाती है और इसको कहा जाता है ब्रेडेड चैनल गुम्फित नदी। इस प्रकार का प्रवाह प्रतिरूप गंगा नदी के निचली घाटी में, अर्थात मध्य गंगा मैदान और निचले गंगा मैदान में पाया जाता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड। विश्व में 2 बड़े बड़े नदी द्वीप हैं। सबसे बड़ा माजुली है ब्रह्मपुत्र में और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा में स्थित है। हम देखते हैं कि यह माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीच में है और यह प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है। यदि देखा जाए तो मिकिर पहाड़ी का ही पूरब की तरफ बढ़ा हुआ भाग है। यद्यपि माजुली द्वीप कड़ी चट्टानों का बना हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के जल द्वारा अनवरत या अपरदित और अपक्षयित हो रहा है। और ऐसे द्वीप को जो नदी के मध्य स्थित होता है एट कहा जाता है या नदी द्वीप। और माजुली द्वीप पर जनसंख्या भी निवास करती है, जिसका क्षेत्रफल 929 वर्ग किलोमीटर है, किंतु निश्चित रूप से यह एक पर्यावरणीय खतरा है इस द्वीप के लोगों के लिए, अधिवास के लिए और उनके सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए। और इसमें एक और सूचना है कि ब्रह्मपुत्र नदी नवगम्य है, नेविगेबल है, सादिया से और धुबरी तक। और इंडिया में हम लोग सीखेंगे कि इनलैंड वाटर वे में गंगा के बाद दूसरा स्थान ब्रह्मपुत्र का ही है, जिसमें यह धुबरी से सादिया तक नेविगेबल है। किंतु बाढ़ के समय नौकायन कठिन है और सामान्य रूप से ऊपरी भाग में निक्षेप होने के कारण भी वहाँ नौकायन कठिन है और उसमें ड्रेजिंग की आवश्यकता है। वैसे तो इस समय चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी या सांपो के जल को ले लिए जाने के फलस्वरूप इस ब्रह्मपुत्र नदी में जल की मात्रा कम हो गई है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और भारत के लिए एक पर्यावरणीय समस्या भी है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ मैदान अब शुष्क हो रहा है और यहाँ पर भारत के पश्चिम में जैसे एक मरुस्थल है, उस तरह से शुष्क क्षेत्र के बनने की एक संभावना है। लेकिन प्रकृति ऐसा अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें हर वर्ष मानसून प्रवेश करेगा और वर्षा करेगा और उससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र को या ब्रह्मपुत्र नदी और प्लेन को पर्याप्त जल की प्राप्ति होगी। यह रहा इस असम या ब्रह्मपुत्र प्लेन की भौतिक दशा के बारे में। और यदि यह मानचित्र आपके मस्तिष्क में है तो निश्चित रूप से आप असम राज्य के बारे में पर्याप्त लिख लेंगे और विशेष रूप से असम प्लेन या इस ब्रह्मपुत्र प्लेन की मिट्टी, अधिवास, जनसंख्या, परिवहन मार्ग के बारे में भी लिख लेंगे। और इसके साथ ही यदि आपसे
एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग पर पूछा जाए या भारत में नियोजन प्रदेश के रूप में इस पर अलग से पूछा जाए तो उसका भी उत्तर आप लिख लेंगे। इसके साथ ही इन चीज़ों की जानकारी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा यह पूर्वोत्तर भारत जनजातियों द्वारा बसा गया है और विशेष रूप से ये लोग अपने को भारत के मुख्य राष्ट्र धारा से अलग मानते हैं। इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है क्योंकि यहाँ कोई न कोई या पर्यावरणीय घटना या राजनीतिक समस्या उत्पन्न होती रहती है जिससे संबंधित आपसे मेंस में और इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं।